हेलो स्टूडेंट्स, देखो सीए फाइनल की मई 23 के बिहार पर ये आपकी आरटीपी है। ठीक है, ये जो आरटीपी कहते हैं इसमें आई है, उसके अंदर देखो कुछ चेंजेस तो उन्होंने कौन से वाले दे रखे हैं, पुराने वाले, मतलब सेम पुराने वाले कहते हैं इसमें चेंज यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। तो वो पुराने वाले जो अमेंडमेंट है वो मैंने नवंबर 22 की आरटीपी की कराई थी, वहां पर ऑलरेडी है। अगर आपको देखने तो वहां से कर लो, और अगर आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो तो उसकी जरूरत नहीं है। जैसे ये वाला पॉइंट, मैटर नॉट टू बी डेल्ट विद इन ए मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर वीडियो विजुअल्स, मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव और करना समथिंग। ये पहले इसके लिए कहते हैं इसमें एवी वीसीएवी एम अलाउड नहीं था, पर अब अलाउड है, तो ये डील हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, 387 टू 392 फॉरेन कंपनियों कुछ पर एप्लीकेबल नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ये तो पहले भी था। ये जो पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, कंपनीज बनी कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, या मान लो कहते हैं इसमें उसने अभी तक प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश किया है या नहीं किया है। ठीक है, दे रिलेट टू द ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज, तो जो प्रोस्पेक्टस और इश्यू करना पड़ता है वो 387 से 389 वाला जो कनेक्शन कहते हैं इसमें। ऑल मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू इन रिलेशन टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स एस्टेब्लिश अंडर सेज, तो इनसे क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे सकती है। मतलब सेज वाले कहते हैं इसमें सेक्टर में जो आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है वो सेटअप करने के लिए, या मान लो कोई पैसा लेना है आपको, तो वहां पर प्रोस्पेक्टस और वाली इतनी डिटेल कहते हैं इसमें जरूरत नहीं है। फिर देखो ये भी पिछली बार आ गया था, अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिक्योरिटीज ऑफर कहते हैं इसमें कर रही है, सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन इंटरनेशनल आईएफएससी कहते हैं इसमें वापस रिपीट कहते किया है, तो ये भी सेम पिछला वाला ही है, ये भी रिपीट है। ये तो इवन मेरे हिसाब से मई 22 में ही आ गया था अमेंडमेंट, ये तो उन्होंने फिर से दे दिया। मतलब इसका सेंस क्या है कि जो पर्सन यहाँ पर डेटा बैंक में अपना नेम और ऐड करवाना चाहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बिहाफ पे, तो उसका इतने सालों का एक्सपीरियंस और होना चाहिए समथिंग, वो एक्सपीरियंस वाला कनेक्शन कुछ जगह पर एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर उसने 10 ईयर्स की प्रैक्टिस कर ली, एडवोकेट ऑफ कोर्ट, सीए, सीएस, सीएमए समथिंग, तो उसको ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं, बेचारे ने जिंदगी के 10 ईयर्स टेस्ट ही दिए। तो ये तो पहले भी था। थोड़े चेंज जो भरकर आए वो आए आपके फेमा में, बाकी कोई खास चेंज नहीं है। निधि वाला भी अमेंडमेंट आ गया था, जो आपकी पेड अप कैपिटल के लिए पहले 5 लाख रुपीस थी, वो क्या हो गया 10 लाख, और ये रिक्वायरमेंट कब तक पूरी कर देनी है, 18 मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल्स। ये मतलब निधि कंपनी क्या क्या नहीं कर सकती। तो देखो उसमें से एक पॉइंट पहले यहां पर क्या था कि वो दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज और में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती जब तक कि एसआर पास ना हो जाए, आरडी की अप्रूवल ना हो जाए। एसआर आरडी सब हट गया, अब निधि कंपनी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज और में कहते हैं इसमें क्या नहीं कर सकती, इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ना उसका कंट्रोल एक्वायर कर सकती है। तो ये भी रिपीट था। सेकंड, ना ही वो किसी बैंक और से पैसा उठा सकती है अपने मेंबर्स को लोन देने के लिए। देखो निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट क्वाइट क्लियर है, मेंबर से डिपॉजिट लो, मेंबर्स को लोन दो। तो आप किसी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन कैसे ले रहे हो, अलाउड ही नहीं है। ये ऐड हुआ था नया, ये कोई चेंज नहीं है। खैर, मेंबर को अगर अपने 50% और शेयर होल्डिंग ट्रांसफर करना क्या नहीं है, अलाउड नहीं है, नॉट। बस एक एक्सेप्शन है, अगर मेंबर की मेंबरशिप खत्म हो रही है तो अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सेंस क्या बना, कोई भी मेंबर मोर देन 50% ऑफ हिज शेयर होल्डिंग ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ लोन और डिपॉजिट ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो जब तक लोन या डिपॉजिट चल रहा है तभी तक वो मेंबर है, उसके बाद तो निधि कंपनी की मेंबरशिप खत्म। भाई सिंपल लॉजिक है, निधि कंपनी का मेंबर बनने का क्राइटेरिया क्या है, आइदर यू आर अ डिपॉजिटर और अ बोरोवर। तो
अब आपके पास अगर जो शेयर्स हैं उसका मोर देन 50% ट्रांसफर करना अलाउड नहीं, तो उल्टा क्या बना, 50% तक तो आप ट्रांसफर कर ही सकते हो। सेकेंड थिंग, लेकिन वो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो 100 रुपए के कम से कम या 10 शेयर्स, वो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, वो इस 50% से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये सब चेंज पुराने वाले हैं। अब 10 लाख की जगह कहते हैं इसमें कितना आ गया, 20 लाख का कनेक्शन, और 20 लाख में मंथ्स कितने आ गए, वापस वही 18 मंथ्स कहते हैं इसमें आ गए। मतलब देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, ये हमारी आईसीआई, ये आ गया निधि कंपनी वाला पोर्शन। रूल 9 कह रहा है ना, देखो रूल 5 में एक जो मैंने अभी आपको बताया था मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख है, ये 5 लाख रूल 4 में कितने हो गए, 10 लाख। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, पहले आप एक्वायर कर सकते थे एसआर और पास करके, एक्वायर नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है, तो ये वाला पोर्शन ही खत्म। और ये क्या चल रहा है रूल 6 में, जनरल रेस्ट्रिक्शंस, नो निधि शैल, निधि कंपनी ऐसा कर ही नहीं सकती। अब रूल 9 में वो 10 का 20 हो गया ना, नेट ओन फंड पहले कितने से काम हो जाता था, 10 लाख से, अब कितना चाहिए, 20 लाख। ये तीनों ही अमेंडमेंट निधि के नवंबर अटेम्प्ट के लिए भी काम के थे और मई अटेम्प्ट के लिए भी काम किए। खैर, और सब में एक कॉमन चीज दी है, जिस दिन रूल कमेंस हुआ उसके विद इन 18 मंथ्स में कॉम्प्लायंस पूरा करना है। ये एक नई चीज ऐड हुई, अगर जॉइंट कहते हैं इसमें शेयर होल्डर है तो लोन किसके नाम पर होगा, फर्स्ट होल्डर के नाम पर, मतलब जिसका नाम रजिस्टर में फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है उसको। ये कौन सा प्रोविजन आया, कोई भी बंदा अगर नेबर नेशन का है, मतलब जिससे इंडिया का बॉर्डर शेयर हो रहा है, उसको कंपनी में डायरेक्टर और बनना है, तो पहले किसकी अप्रूवल होनी चाहिए, क्लियरेंस होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, एमओएच की। मतलब नेबर नेशन कौन से हो गए, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, समथिंग। ये सिमिलरली देखो जो डिन है वो नेबर नेशन वाले बंदों को कहते हैं, इसमें देखो ये कंपनीज एक्ट में कई सारी जगह ऐड किया है, इधर नो आया, इधर आ गया अनलेस, जब तक कि ये सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिल जाए। मतलब ये पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है, इससे। तो नेबर नेशन वाले बंदे जो बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया की टेरिटरी से, उनको अगर कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो पहले डिन तो होना ही चाहिए। डिन लेने के लिए भी सिक्योरिटी क्लियरेंस, डायरेक्टर बनने के लिए भी सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए। ये तो वो चैप्टर 1 का है। जिस बंदे का नेम डेटा बैंक से रिमूव हो गया, मतलब उसने 2 साल में टेस्ट और पास नहीं किया, वो अपना नाम वापस इंसर्ट करवा सकता है। बस उसके लिए क्या करनी होगी, 1000 की फीस देनी होगी और 1 ईयर में वो टेस्ट पास करना होगा। तो फिर नाम आ जाएगा। ये तो मतलब थोड़ी फॉर्मेलिटी है। निधि कंपनी वाले खैर अच्छे थे। सेबी के अंदर ये पूरे के पूरे जो अमेंडमेंट है, आप नवंबर 22 की आरटीपी से देख लेना, सेम कट पेस अमेंडमेंट है। हिज हर 50% के आगे कहते हैं मोर लेस वर्ड जुड़ गया, फिर वो ऑडिट कमेटी में 50% की जगह 2/3 हो गया, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में डेटा चेंज हो गया। ये बिल्कुल कट पेस्ट है। तो अगर उसको देखना है तो नवंबर 22 की आरटीपी से देखो, और अगर आप रेगुलर या थोड़ा अवेयर हो तो नवंबर 22 की आरटीपी आप ऑलरेडी कर चुके हो, क्योंकि मई अटेम्प्ट में तो आपको फाइनल का अटेम्प्ट देना है।
फिर भी मान लो किसी ने नहीं देखा, ये सब ऑलरेडी उसमें आ रखे हैं। तो ये तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये आया अपना मेन अमेंडमेंट भर भर के, फेमा। देखो यहां अमेंडमेंट है, तो मान के चलो जो आपका पेपर 6D है इकोनॉमिक लॉज वाला, उसमें भी यही अमेंडमेंट काम में आ जाएगा। ठीक है, समझो पॉइंट क्या है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग चेंज ड्यू टू लिबोर ट्रांजिशन। लिबोर पहले वो 12 मंथ्स के बिया पर आता था, आजकल वो 6 मंथ्स का कनेक्शन आने लग गया, पर ये कोई खास मेन में नहीं मानता। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB रेफर्स टू 6 मंथ्स लिबोर रेट ऑफ डिफरेंट करेंसी या 6 मंथ्स इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट। ये ज्यादा एक नंबर का MCQ है, बस वो लिबोर अब कितनी आ जाएगी, 6 मंथ्स वाली। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग फॉर न्यू ECB, ये भी पिछले साल का है ये वाला डेटा। तो ये 50 बेसिस पॉइंट तो कितना बढ़ गया, 500 बेसिस पॉइंट एंड 300 बेसिस पॉइंट। तो इसमें कुछ खास नहीं है। अपना मेन डेटा कहाँ गया, हाँ ये आया है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स। 3 वर्ड्स है, देखो केयरफुली समझना। OI, ODI, OPI। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, इंडिया से बाहर वाला इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये कितना है, 10% और मोर, चाहे वो कैपिटल में है चाहे वो कंट्रोल का है। ये क्या है, अदर देन ODI, मतलब लेस देन 10% और इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब आप दूसरी फॉरेन की कंपनी में, यहां ध्यान रखना, अब वर्ड फॉरेन एंटिटी आ गया। जैसे अगर आपको पता हो और अगर आपने फेमा किया हो, पहले जो जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी वर्ड हुआ करते थे, अब इन रूल्स के बिया पे उनके लिए भी क्या वर्ड आ गया, फॉरेन एंटिटी। इंडियन पार्टी, कंपनी, फर्म, LLP समथिंग जो इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है। इवन जो ओवरसीज कहते हैं इसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और वो तो हम भी कर सकते हैं। रेजिडेंट कहते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट, और ये बहुत सारे बने हुए होते हैं उसके रूट से। और ये तो स्पेशल सेक्टर के लिए, ऑयल एंड गैस, मतलब इसका क्राइटेरिया एक फिक्स लेवल में, इसमें क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, परसेंटेज फिक्स है, और इसमें जो ODI नहीं है वो है। तो पहले तो आप ये डिफरेंस समझो। हमेशा फेमा में काम जो है बाहर इन्वेस्टमेंट और का, वो ऑथराइज डीलर AD कैटेगरी 1 बैंक की आती है। कंट्रोल, ये ध्यान रखो, मतलब राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, सबसे आसान वर्ड, या पॉलिसी और में। डिसइन्वेस्टमेंट, बेच रहे हो। इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर्स। परपेचुअल कैपिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट कहता है इसमें नहीं होता, या इंस्ट्रूमेंट जो इरिडीमेबल है, तो इरिडीमेबल हुई तो वो किसी में कन्वर्ट तो होगी नहीं, इसलिए उसको परपेचुअल बोल रहे होंगे। फाइनेंशियल कमिटमेंट, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, PRII करेगा बाय वे ऑफ ODI। डेप्ट नहीं, डेप्ट तो है, काउंट होता है, डेप्ट तो है, लेकिन अदर देन OPI, तो इसका मतलब वो लेस देन 10% वाला आ गया। फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर RBI है। फॉरेन एंटिटी,
जो फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी शैल नॉट अप्लाई टू एन एंटिटी विद एन, ये तो फालतू है। होस्ट कंट्री वो फॉरेन वाली कंट्री। इंडियन एंटिटी मतलब इंडियन एंटिटी जब फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करेगी तभी तो वर्ड क्या आएगा, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, ये मैंने आपको बताया था, ये छोड़ो। लिस्टेड इंडियन कंपनी, लिस्टेड फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन में लिस्टेड है वो फॉरेन वाली इंडिया में लिस्टेड है, फालतू। नेटवर्थ 2 क्लॉज 57 वाली आ जाएगी, पर नेटवर्थ फिर भी ध्यान रखनी है, नेटवर्थ आएगी कहीं डिफाइंड, नहीं तो मैं लिख दूंगा। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो देखो मैंने अभी आपको कितने परसेंट बताया था, ओडीआई में 10%, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट इन 10% और मोर ऑफ पेड अप कैपिटल, या इन्वेस्टमेंट विद कंट्रोल वेयर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, मतलब 10% से कम है, मैंने 10% ही लिखा था ना इसके अंदर, 10% और मोर कैपिटल में, पेड अप कैपिटल, और कंट्रोल अगर लेस देन 10 है तो फिर कुछ तो कंट्रोल आपके पास आना चाहिए। हाँ ठीक है, नया डेटा बनाए, सबके पीछे भागोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बेसिक चीजें करो। क्योंकि वैसे ही बहुत सारे बच्चे तो फेमा करते ही नहीं, तो उनकी तो समस्या ही खत्म है। और मैं मानता हूं फेमा कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, ओआई। ओपीआई अभी बताया था, जो अदर देन ओडीआई, मतलब लेस देन 10% एंड विदाउट कंट्रोल। रिलेटिव वही कंपनीज एक्ट वाली डेफिनेशन, रेजिडेंट इंडिविजुअल, इसमें तो कुछ नहीं है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर ये काम का है, क्योंकि वो जो ओआई है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, वो इसे में ला रहा है एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस, कोल, मिनरल ऑर्स, सबमरीन, केबल सिस्टम, स्टार्टअप, ये ठीक है, ये फालतू। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज रूल्स होते रहेंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल्स, नेगेटिव हेडिंग देखो काम की है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया किया बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एन आईएफएससी, एप्लीकेबल नहीं है। या एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया मेड आउट ऑफ रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, आरएफसी अकाउंट, या आउट ऑफ फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, बाहर का बाहर खरीदा है तो कोई फॉरेन एक्सचेंज तो हुआ नहीं, तो उस पर तो वैसे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये फिर भी ठीक है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट देखो बहुत कहते हैं इसमें सारी है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ऑल ट्रांचेज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर विच आर नॉन इक्विटी ट्रांस, मतलब अदर देन इक्विटी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सबके सब ये कौन सी ले रहा है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। डिपॉजिटरीज रिसिप्ट, पर साथ में अंडरलाइंग सिक्योरिटीज शेयर्स नहीं होने चाहिए, जैसे जीडीआर एडीआर में तो शेयर्स होते हैं, ये रीडिंग है। कंटिन्यूटी ऑफ सर्टेन इन्वेस्टमेंट कर लो। राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू, अगर मान लो किसी इंडियन पार्टी ने फॉरेन एंटिटी में कहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब वो फ्यूचर में बोनस इश्यू ला रही है, वो तो फोकट में मिल रहा है, मिल जाएंगे शेयर्स। राइट इश्यू ला रही है, उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। मे इन्वेस्ट, मे बी ग्रांटेड बोनस शेयर्स। भाई आपने जब नॉर्मल शेयर्स लेना अलाउ कर दिया तो उसके ऊपर जो बेनिफिशियल शेयर्स आ रहे हैं वो कैसे मना करोगे। प्रोहिबिशन ऑन इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, देखो वर्डिंग कहां से चालू हुई है, कोई भी पर्सन जो रेजिडेंट इन इंडिया शैल मेक और ट्रांसफर एनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट आउटसाइड इंडिया, नॉर्मली नहीं कर सकता पर वो अप्रूवल है तो उससे हो जाएगा। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ये देखो अभी अपन ने किया था, एनी इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया
मेड इन ए फॉरेन एंटिटी, एंगेज्ड इन ए बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी, चाहे डायरेक्टली करो चाहे थ्रू स्टेप डाउन सब्सिडरी करो, स्पेशल पर्पज व्हीकल करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बेचारी सीधी रेगुलेशन आई है, रीडिंग से काम हो सकता था। आरबीआई रूल्स बना सकती है कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितना आउटफ्लो होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। देखो कोई भी पर्सन जिसका एनपी अकाउंट है या विलफुल डिफॉल्टर है बाय एनी बैंक या अंडर इन्वेस्टिगेशन है फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर, मतलब नालायक के पेमेंट और में कोई डिफॉल्ट की है, तो आजकल क्या होता है, नीरव मोदी मेहुल चौकसी के बाद यहाँ से सीधा बाहर भाग जाते हैं। तो हमने क्या कह दिया, बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट और अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट जो भी है, पहले क्या लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लेंडर बैंक या रेगुलेटरी अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो जब तक ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, आप बाहर कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं कर सकते। मतलब सोचो इतने 1000 करोड़ का पैसा चला गया तो सद्बुद्धि आई। फिर भी मानता हूँ करंट गवर्नमेंट को इतनी सद्बुद्धि आ गई, यही अच्छी बात है। पुरानी वालों ने तो कुछ ना किया था, मतलब सारा रास्ता या प्लेटफॉर्म बेवकूफियों के चक्कर में पुरानी गवर्नमेंट ने तैयार कर रखा था। असर न्यू गवर्नमेंट के टाइम पर आया, पर ठीक है, जो भी गवर्नमेंट है कुछ तो कर ही रही है। मैनर ऑफ मेकिंग, ये सब शेड्यूल्स हैं ऑल 5, देखो 1 2 3 4 5, ये तो हम अब पढ़ेंगे। प्राइसिंग गाइडलाइन, अगर आप ट्रांसफर ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ अ फॉरेन एंटिटी फ्रॉम पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया अगर कर रहे हैं, या फिर पर्सन PRII किसको कर रहा है, PRII को ही कहते हैं, इसमें ट्रांसफर कर रहा है, तो वो गाइडलाइन फॉलो करोगे जो बताई जाए। अरे तो गाइडलाइन बताई दो। अब ट्रांसफर और लिक्विडेशन, तो अनलेस कुछ अदरवाइज प्रोवाइडेड, ठीक है। PRII होल्डिंग इक्विटी कैपिटल, वो उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर वर्ड का है, उस तरीके से ट्रांसफर करेगा। एक तो मुझे ये बहुत बेकार लगता है जो इन रूल्स में बताया गया है, या तो बता ही दो, समस्या खत्म। PRII may transfer equity capital by way of sale to a person PRII who is eligible to make such investment or to PRII, मतलब PRII जो इन्वेस्टमेंट है वो PRII को भी कर सकता है, PROI को भी कर सकता है, बस रूल्स ये फॉलो करना है। डिसइन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया पर्टेन्स टू ODI, मतलब अगर ट्रांसफर फुल डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करना मतलब पैसा लगाया, डिसइन्वेस्ट का मतलब बाहर निकाला, बाय वे ऑफ लिक्विडेशन, उसके कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं है, तो फॉरेन एंटिटी से अपना पैसा वापस ले लेगा। तो ठीक है, बेच रहा है तो लेगा। अब सपोज करो किसी इंडियन कंपनी है, उसने फॉरेन पार्टी में पैसा लगा रखा है, इंडियन कंपनी का लिक्विडेशन चालू हो गया, तो लिक्विडेशन के टाइम पर लिक्विडेटर का काम क्या है, जितनी भी एसेट्स आने दो, जितनी भी लायबिलिटीज आने दो और फिर उनको एडजस्ट करो। तो वो इंडिया वाला लिक्विडेटर बाहर वाले एसेट्स को बेचेगा नहीं, बिल्कुल बेचेगा। रीस्ट्रक्चरिंग, अगर किसी पर्सन ने ODI कर रखा है फॉरेन एंटिटी में, मे परमिट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बैलेंस शीट बाय सच फॉरेन एंटिटी विच हैज बीन इनकरिंग लॉसेस फॉर द प्रीवियस 2 years, मतलब रीस्ट्रक्चरिंग के लिए पिछले 2 सालों में क्या होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। हाँ तो सही भी है, अगर फायदे में तो रीस्ट्रक्चर करने की क्या जरूरत है। अब ये कह रहा है कि जो डिमिनिशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज, डिमिनिश करने का मतलब कम करना, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेब्ट नॉट एक्सीडिंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। सही बात है, जितना नुकसान हुआ उतनी तो कैपिटल कम करो, उससे ज्यादा थोड़ी ना करोगे, पर इसमें अमाउंट भी आएगा। देखो
अगर डिमिन्यूशन आप ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से मोर देन 10 मिलियन जा रहा है, आपका मतलब कुल अमाउंट, या एक्सीड कर रहा है 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज, तो इस डिमिन्यूशन है वो आर्म लेंथ बेसिस पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आप क्या कराओगे, वेरीफाई। तो मतलब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, उसमें हो रहा है नुकसान, सामने वाली कंपनी लॉस में थी, आप उसको रीस्ट्रक्चर करो, क्योंकि देखो इक्विटी कैपिटल में रीस्ट्रक्चरिंग वर्ड नहीं होता है, लेकिन आपने कोई डेप्ट और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया तो वहां तो रीस्ट्रक्चरिंग वर्ड आएगा। रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन, ये काम का डेटा है। कोई भी बंदा ओडीआई फॉरेन एंटिटी में नहीं कर सकता, जो रियल एस्टेट, गैमलिंग, डीलिंग विद फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिंक टू इंडियन रुपी, क्योंकि इंडियन रुपी फुल्ली कन्वर्टेबल है नहीं, इनमें नहीं कर सकता। लेकिन रियल एस्टेट में एक एक्सेप्शन आएगा, नहीं ये तो मीनिंग है, बाइंग सेलिंग रियल एस्टेट और ट्रेडिंग इन टीडीआर बट डज नॉट इंक्लूड, ये हो गया एक्सेप्शन। मतलब ये जो है ना, ये सेम पहले वाला है, ये अलाउड है। मतलब इनमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये रियल एस्टेट वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। Any ODI in startups recognized under the laws of host country, मतलब foreign country, shall be made by an Indian entity only from the internal accruals, whether from Indian entity or group or associate company. एक इंडियन एंटिटी बाहर स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहती है, तो जो आपके खुद के सोर्सेस से पैसा एक्रू हुआ है, मतलब कलेक्ट किया, वही लगाओ, इन्वेस्टर्स का नहीं लगा सकते। अगर आपको पता हो सेक्शन 186 में मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज अलाउड नहीं है, तो कोई भी पर्सन जो PRII है वो फाइनेंशियल कमिटमेंट किसी ऐसी फॉरेन एंटिटी में नहीं कर सकता जिसकी मोर देन 2 लेयर्स ऑफ फाइनेंशियल, कहते हैं इसमें कमिटमेंट पहले से कहाँ चल रहा है, इंडिया में। तो मतलब 2 लेयर्स तक ठीक है, 2 लेयर से ज्यादा नहीं, जैसे सब्सिडरी की सब्सिडरी फिर उसकी सब्सिडरी, 2 लेयर्स, ठीक है। सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी, ये 3rd लेयर पे पहुंच जाएगी। रिक्वायरमेंट टू बी स्पेसिफाइड बाय RBI फॉर्मेलिटी, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। देखो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, शेयर्स और ऐसे इन्वेस्टमेंट लगा रहे थे, अब प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो रही है। कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, ये तो काम की रेगुलेशन है, नो से चालू है ना, और अनलेस आएगा या विदाउट आ जाएगा, एक ही बात है। तो किसी भी पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे एक्वायर करनी है चाहे ट्रांसफर करनी है, पहले किसकी अप्रूवल लेनी है, RBI की, ठीक है। लेकिन ये आ गया एक्सेप्शन, बंटवारे से पहले अगर कोई पर्सन के पास, कहते हैं इसमें प्रॉपर्टी थी, उस पर रूल एप्लीकेबल नहीं है, अरे यार बहुत पुरानी बात है, या उसने 5 इयर्स की लीज तक के लिए, तो RBI की अप्रूवल नहीं चाहिए। मतलब इस केस में नो RBI अप्रूवल रिक्वायर्ड। आपको जरूरत नहीं है। फिर एक और है, ऊपर वाले रूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या है, इकोनॉमिक लॉज में पहले से डेटा थे, अब यहां पर आए। कोई भी PRII एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस और गिफ्ट और परचेज फ्रॉम अ, अगर उसने प्रॉपर्टी फॉरेन एक्सचेंज से खरीदी है, मतलब एक पर्सन के, कहते हैं पिताजी आउटसाइड इंडिया रहते हैं, वो वहां प्रॉपर्टी छोड़ गए और उनकी डेथ हो गई, तो जो बेटा इंडिया में, क्या वो प्रॉपर्टी छोड़ देगा, ले गई, तो बिल्कुल आप कहते हैं इसमें कर सकते हो। गिफ्ट में कोई दे गया है ऐसे, कोई अपने मान लो अंकल, मेरे तो ना है, आप क्यों पता नहीं, वो भी मिल जाएगी। या उसने बाहर जो इनकम की उससे खरीदी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर वाला बाहर वाले से कैसे ले सकता है, मतलब ये बंदा तो इंडिया का है,
प्रॉपर्टी बाहर है और बंदा भी बाहर का है, बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, बाय वे ऑफ परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हेल्ड इन आरएफसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। मतलब सिंपल लॉजिक है, इनहेरिटेंस में मिला है, बाहर कमाई की, उसको बाहर इन्वेस्ट किया, तो इंडिया से तो कोई डॉलर का आउटफ्लो हुआ नहीं, तो बिल्कुल लेने दो। फिर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है जो आरबीआई ने बताया, उससे कर दो। जॉइंटली विद द रिलेटिव, ये ध्यान रखना, मतलब मेरा भाई कल को फॉरेन चला जाए और वो वहां प्रॉपर्टी खरीद रहा है और मैं इंडिया में हूं, तो वो वहां खरीद रहा है, मैं उसके साथ मिलकर खरीद सकता हूं। आउट ऑफ द इनकम और सेल प्रोसीड ऑफ एसेट्स अदर देन ओडीआई एक्वायर्ड ओवरसीज अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, ओपीआई और है उसके पैसे से भी खरीद सकते हो। इंडियन एंटिटी हैविंग एन ओवरसीज ऑफिस में एक्वायर रिमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्कुल। अब आपने अगर ऑफिस बाहर खोल लिया है तो अपने स्टाफ को रहने और के लिए प्रॉपर्टी तो ले ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेजिडेंट इन इंडिया ने, मतलब पीआरडब्ल्यूआई ने एक्वायर किए मूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है अगर वो लेने के लिए एंटाइटल है, उस पर चार्ज क्रिएट कर सकता है, मतलब लोन भी ले सकता है। अब ये शेड्यूल आ गई, मैनर फॉर मेकिंग ओडीआई। इंडियन एंटिटी को ओडीआई करना हो 10% या कंट्रोल वाला, ठीक है। इक्विटी कैपिटल, बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटीज कर दे भाई। ओडीआई में बी मेड और हेल्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन एज पार्ट ऑफ एमओए, मतलब आप सब्सक्राइबर ऑफ एमओए उस नाम पर खरीद रहे हो। एक्विजिशन थ्रू बिडिंग और टेंडर प्रोसीजर ले लो। इक्विटी शेयर कैपिटल राइट इश्यू, बोनस इश्यू ले लो। मतलब ऊपर आपने सीख लिया कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो जब इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं तो अब कहते हैं उसको होल्ड भी कर लो। ओडीआई इन फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी, तो इसमें थोड़ा पहले जेब में नेट प्रॉफिट होना चाहिए, तो इंडियन एंटिटी का नेट प्रॉफिट होना चाहिए प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में। अगर मान लो 3 फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट नहीं है, कहाँ गया, आना तो चाहिए इसका एक्सेप्शन, ये रहा। अगर आपके पास नेट प्रॉफिट नहीं है 1 में, ठीक है, किस वजह से, कोविड-19 की वजह से इन सालों में, तो इसको एक्सक्लूड कर दो। मतलब आपको अगर क्या करना है, कुल मिला के फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी में पैसा लगाना है, तो पहले आपका 3 कहते हैं इसमें कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का क्या होना चाहिए, पहले प्रॉफिट होना चाहिए, तभी पैसा लगाओ। इंडियन एंटिटी का रजिस्ट्रेशन, जो भी फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर मेनली आरबीआई है उसके पास होना चाहिए, उसने अप्रूवल ले लिए, यहाँ भी और वहाँ भी। अगर कोई इंडियन एंटिटी जो नॉट एंगेज्ड इन फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी इन इंडिया may make ODI in a foreign entity which is directly or indirectly engaged in financial service activity except banking और insurance, बस वापस कंडीशन क्या है, 3 इयर्स के प्रॉफिट। मतलब ऊपर वाला पॉइंट तो थोड़ा सा कहता है इसमें सेंस ये दे रहा है, ये इंडियन एंटिटी क्या है, बैंक या एफआई है, ये इंडियन एंटिटी नॉट बैंक या एफआई। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज वाली एंटिटी में पैसा लगा सकती है, लेकिन वो बैंकिंग और इंश्योरेंस नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई हो तो बची क्या। लिमिट फॉर फाइनेंशियल कमिटमेंट, ये काम का टॉपिक है, वो 400% वाला आएगा शायद, हाँ, नॉट एक्सीड 400% ऑफ इट्स नेटवर्थ, इससे ज्यादा नहीं हो। फिर टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट जो अपन ने ऊपर वाले पैरा में देखा है, शैल नॉट इंक्लूड कैपिटलाइजेशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फॉर रिकॉग्निंग सच लिमिट बट शैल इंक्लूड, मतलब इसको तो हटा दो, शैल नॉट को शैल इंक्लूड। फाइनेंशियल कमिटमेंट 400% ऑफ नेटवर्थ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नेटवर्थ 2 क्लॉज 57 वाला ला रहा है। अगर आपको 2 क्लॉज 57 नहीं आता, मैं लिख देता हूं, आपकी पॉजिटिव सिचुएशन में से नेगेटिव माइनस हो जाएगी। ये पहले पॉजिटिव वाला कॉलम लेते हैं,
पेड अप कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सक्लूड कर दो रीवैल्यूएशन रिजर्व, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन वो लिख नहीं रहा, फिर प्लस कर दो एसपी अकाउंट का बैलेंस, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, डेबिट बैलेंस सॉरी क्रेडिट बैलेंस इन पी एंड एल। मतलब प्रॉफिट, इसमें से लेस कर दो आपकी नेगेटिव सिचुएशन, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ये दोनों कौन से जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए। फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, फिर डेबिट बैलेंस इन पी एंड एल, ये प्रॉफिट होता है और इधर वाला लॉस है। ठीक है, इसके 400% से ज्यादा नहीं। फिर टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट इससे ज्यादा नहीं होगा। फिर इसमें अपन इंक्लूड करें एडीआर जीडीआर का पैसा जो आपने लगा रखा है, फिर आपने फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम ईसीबी टू द एक्सटेंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस क्रिएशन ऑफ चार्ज, ये सब इसमें ऑलरेडी काउंट हो जाएंगे। शेड्यूल 2 मैनर फॉर मेकिंग ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन एंटिटी, सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए लेस देन 10%, नो कंट्रोल। इंडियन एंटिटी ओपीआई कर सकती है जो 50% ऑफ इट्स नेटवर्थ से ज्यादा नहीं हो, ये भी अच्छा डेटा है। देखो ये फेमा में समस्या है कि रेगुलेशन फैलती तो बहुत है, क्वेश्चन सब जगह बनाती नहीं। क्वेश्चन को सेलेक्टेड जगह बनता है तो आपका फोकस भी किस पे होना चाहिए, उन सेलेक्टेड जगह पर ही होना चाहिए। फिर लिस्टेड इंडियन कंपनी में मेक ओपीआई इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ री इन्वेस्टमेंट कर दे। अनलिस्टेड एंटिटी भी कर सकती है लेकिन उस शेड्यूल 1 के उस ऊपर वाली कंडीशंस को ध्यान रखते हुए, वो प्रॉफिट और वाला। मैनर फॉर मेकिंग ओआई बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल, पर एलआरएस की स्कीम से ज्यादा नहीं, वो 250 वाला, $250 पर फाइनेंशियल ईयर। रेजिडेंट इंडिविजुअल में मेक और होल्ड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ ओडीआई लगा सकता है, ओपीआई लगा सकता है, स्वैप और तो ये तो गिफ्ट इनहेरिटेंस इन सब में कहते हैं, इसमें ले सकता है। स्वेट इक्विटी शेयर अगर मान लो एम्प्लॉय ये बदले में मिल गए। एक्विजिशन बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस, इसमें कभी दिक्कत ही नहीं है। रेजिडेंट इंडिविजुअल में विदाउट एनी लिमिट acquire foreign securities by way of inheritance from a person resident in India who is holding such securities as per the provisions या from a person resident outside India। मान लो दो चीजें, अपने कोई नॉन बाहर चले गए अपने नाम पर गिफ्ट भेजते हैं पीछे छोड़ जाते हैं, या अपने नाम पर नहीं छोड़ के गए अपने पिताजी के नाम पर छोड़ के गए, अब पिताजी के नाम के बाद अपना नाम ही आना है। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट अंडर एम्प्लॉयज स्टॉक ओनरशिप प्लान या एम्प्लॉयज बेनिफिट स्कीम और स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये तो सीधा है। आप किसी फॉरेन कंपनी के एम्प्लॉय हो, चाहे फॉरेन में हो आप, वो बदले में कहते हैं शेयर्स देती है, पहले आप पीआरडब्ल्यूआई थे फिर पीआरओआई बन गए, रख लो। आप इंडिया में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, रख लो। परसेंटेज ना हो बस, मेरे हिसाब से होने भी नहीं चाहिए। रख सकते हैं।
ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अदर देन इंडियन एंटिटी एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल, मतलब ट्रस्ट और सोसाइटी अब कहते हैं इसमें देखो क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला जो इंडियन ट्रस्ट और सोसाइटी है, फॉरेन एंटिटी किस में होनी चाहिए, सेम सेक्टर में। कम से कम आपको एग्जिस्टेंस में आए हुए कितने साल हो गए हो, 3 फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्टमेंट से पहले, तो फालतू है। हाँ तो मतलब ये 2 सही काम के। OI बाय म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल फंड और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये भी बेचारे कमाई के लिए पैसा लगा ही सकते हैं, पर इनको फॉलो किसको करना है, सेबी वाले रूल्स को। कोई रूल्स दिया है क्या, परसेंटेज देखता हूं मैं तो हमेशा, सेबी जो बताएगी टाइम टू टाइम, परसेंटेज कुछ दिया नहीं, मतलब ये ले सकते हैं, बस इतना ध्यान रखो। ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग मेंबर्स, ये तो खोल ही सकती है, इसमें भी कोई डेटा नहीं है। एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज बाय डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, मतलब आपको अगर पता हो, IDR पढ़ा था हमने, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, वो कौन इश्यू करती है, फॉरेन कंपनी, जिसका इंडिया में कहते हैं प्लेस या प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर है। तो अगर आपने इश्यू की IDR कौन से सिक्योरिटीज के बदले में, वो फॉरेन वाले सिक्योरिटीज के बदले में, तो जिसने खरीदी है फिर वो ट्रांसफर भी कर सकता है। इनमें मजा नहीं आया। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन IFSC, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया विद इन द लिमिट प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स, ऊपर वाला लिमिट बताओ यार। अच्छा मतलब शेड्यूल 1, 2, 3, 4 से बता दिया, बस ये एक अप्रूवल आ गई विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो भी फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर जिस दिन अप्लाई किया 45 डेज में हाँ ना बोल देगा। इन पे मेरे को तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं लगती, बिना डेटा के इन रूल्स पे कोई क्वेश्चन बनाने का सेंस नहीं है। फिर मेरा मानना है अगर ऐसा कोई 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उसको छोड़ देना, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है, नंबर उतने आते नहीं है। तो जो मेन टिक मार्क रहे ना उसको ध्यान रखना। फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय इंडियन एंटिटी बाय मोड्स अदर देन इक्विटी कैपिटल, इंडियन एंटिटी अच्छा इक्विटी कैपिटल के अलावा पैसा दे सकती है, तो मतलब डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में लगा रही है, लगा दे। इंडियन एंटिटी पहले ODI के लिए एलिजिबल होनी चाहिए, इंडियन एंटिटी ने ODI फॉरेन एंटिटी में कर रखा है, तो इसमें कुछ नहीं है। फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय वे ऑफ गारंटी, मतलब आप किसी लोन की गारंटी दे रहे हो, तो अगर डेटर ने पेमेंट नहीं की तो गारंटी किसकी एनकैश होगी, आपकी वाली, तो पेमेंट किसको करनी पड़ेगी, आपको, तो वो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट है। परसेंटेज नहीं है। फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय वे ऑफ प्लेज और चार्ज, अगर आपने मान लो ODI में पैसा लगा इक्विटी कैपिटल में, तो कुल मिला के वो आपका इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स आ गए, तो शेयर्स को आप कहते हैं इसमें क्या करो, चार्ज पर रख दो, प्लेज कर दो, किसने मना किया है। एक्विजिशन और ट्रांसफर बाय वे ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसमें टाइमिंग होनी चाहिए कोई ना कोई, तो उसके बिना तो डेफर्ड पेमेंट का सेंस ही नहीं है। डेफिनेट पीरियड, ना लाइक उन्हें लिखा है नहीं कि कितना डेफिनेट पीरियड होगा, बिना डेफिनेट पीरियड के क्वेश्चन नहीं बनेगा। मोड ऑफ पेमेंट, तो जो आप इस एक्ट के बिया पे RFC अकाउंट, EEFC अकाउंट, एक्सचेंज अंडर फॉरेन करेंसी अकाउंट कहते हैं, इसमें स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज, ADR GDR होल्ड कर रखी है, उसको बेचकर या उसको एक्सचेंज करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर अगर आप ले रहे हो फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट, तो AD कैटेगरी 1 बैंक को इन्फॉर्म कर दो विद इन 6 मंथ्स।
from the date of effecting remittance. ये तो फेमा की फालतू गाइडलाइंस आ गई बाद वाली, थोड़ी बीच में अच्छी थी। डिले इन रिपोर्टिंग है तो लेट सबमिशन फीस लगेगी, ये तो एज यूजुअल है। फिर एफसीआरए, एफसीआरए में देखो एक चीज अच्छी जो चेंज हो गई वो क्या है, जो रूल 6 है, चलो रूल 6 पे चलते हैं। एफसीआरए उसमें 1 लाख को आपने कितना कर दिया, 10 लाख कर दिया। रूल 6 तो गिफ्ट वाली लिमिट नहीं है क्या रूल 6? एक सेकेंड देखो, जो फेमा और एफसीआरए नहीं करते, हम वीएसआई में भी इसको कैटेगरी सी में ही ऐड करवाते हैं। थोड़े भारी पड़ते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। रूल 7 आ गया ना, 6 वही है, कहीं तो जाएगा। 1 लाख तक का गिफ्ट दे सकते हो, अमाउंट बढ़ के कितना हो गया, 10 लाख। एक सेकेंड रुको, फ्रॉम इज रिलेटिव और 30 डेज में इन्फॉर्म करेगा। हाँ, ये रिलेटिव वाला जो पैसा था 1 लाख कहते हैं इसमें, ये अमाउंट कितना हो गया, 10 लाख, और ये 30 डेज की जगह इन्फॉर्मेशन FC1 में कितने में देंगे, 3 मंथ्स। ये तो काम का है, नो डाउट काम का है। तो ये तो फॉलो करो। फिर देखो सेक्शन 32 एफसीआरए। 32 क्या है कि जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया आपका लाइसेंस और रिवोक करने को, उसको रिवाइज करने के लिए। तो देखो, हु इज एलिजिबल टू सबमिट रिवीजन एप्लीकेशन, जिस पर्सन का पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था और बाद में गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया, वो गवर्नमेंट से कहेगा सर एक बार ऑर्डर फिर से रिवाइज कर लो। किसको एप्लीकेशन दोगे आप, MOH को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे बहुत फर्जी एनजीओज के लाइसेंस कैंसिल किए हैं। फिजिकल मोड और पेपर मोड नहीं, ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। फीस 3000 रुपये लगेगी, कहाँ गई, 3000 की फीस कहते लगेगी। रीजन बताने चाहिए, आप ऑर्डर क्यों रिवाइज करना चाहते हो, उसके जस्टिफिकेशंस तो बताओ। ये फिर भी थोड़ी ठीक है। व्हाट इज द टाइम लिमिट, कब तक अप्लाई करोगे, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन उसको कम्युनिकेट हुआ। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने समथिंग जिस एनजीओ और के एफसीआरए के लाइसेंस को कैंसिल किया जो पहले रजिस्टर्ड था, वो उसको रिवाइज करने के लिए विद इन 1 ईयर में अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जस्टिफिकेशन के साथ। 3000 की फीस देनी है और MOH को अप्लाई करना है, खत्म। IBC में कोई खास चेंज आया नहीं, ये रिपीट है, पहले भी आ गया था लास्ट ईयर वाला मीटिंग ऑफ कमेटी। मतलब अगर 33% वोटिंग पावर वाले जो COC वाले मेंबर है, अगर वो कहते हैं सर हमारे मीटिंग बुलाओ, तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को मीटिंग बुलानी चाहिए। ये है अच्छा डेटा, पर ये ऑलरेडी पिछले साल आ गया था, इसलिए काम का नहीं है। चलो केस स्टडी में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनी इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय SFIO। बिल्कुल सही, क्योंकि 212 में SFIO काम ही तब चालू करेगा जब CG उसको मैटर फॉरवर्ड करेगी। Any person who is booked for offence investigated by SFIO is punishable under section 447। बिल्कुल 447 है, तो ऑफेंस कौन सा है, कॉग्निजेबल, पुलिस वाला बिना वारंट के उठाएगा, एंड नॉन बेलेबल, तो अथॉरिटी तो बेल नहीं देगी, कोर्ट बेल दे सकता है। An order issued by central government for investigation in Modern Furniture Limited, sufficient and convincing evidence थी against Miss Smriti Shah, who is finance director, prima facie। ठीक है, Miss Smriti examined on oath wherein she admit her involvement in fraud and misappropriation, उसने मान भी लिया।
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आर फॉलोइंग दिस लीड टू आइडेंटिफाई हु आर ऑल इन्वॉल्व इन ट्रेल देयर ऑफ। वो तो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। डायरेक्टर ऑफ एसएफआईओ शैल बी एन ऑफिसर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक का होना चाहिए। Investigation conducted under section 212 clause 3 wherein investigation continues beyond the time prescribed in the order of investigation and report has not been submitted। ये तो गड़बड़ कर रहा है। SFIO पे चलते हैं। टू 212 clause 3 नहीं, ये नहीं। वन टू थ्री where the investigation into the affairs of a company have been assigned by CG, it shall conduct the investigation in the manner and follow the procedure provided in chapter। ठीक है। and submit its report to the CG within such period as may be specified in order। तो मतलब विद इन टाइम में आएगा ना ऑर्डर, डिले करोगे तो वैलिड कैसे होगी। ठीक है, ये ज्यादा पीडीएफ खुल गए दिखते हैं। बियॉन्ड, इसमें मैंने शायद एक बच्चे ने भी मेरे क्वेश्चन भेजा था, इसमें कुछ गलतियां भी है। इन्वेस्टिगेशन तो खैर वैलिड है, चाहे टाइम पीरियड के बाद निकल जाए, नहीं इन्वेस्टिगेशन वैलिड रहेगी, ये तो वैलिड आएगा। ये बता ही दिया 447 का ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल 1 and 4। एक्सप्रेशन ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज 2125 में देखो, इस पूरे चैप्टर 4 में ध्यान रख लो, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज प्रेजेंट वाले भी और पास्ट वाले भी है, दोनों आएंगे, हु आर और हैव बीन। नोट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मिस स्मृति शाह वेयरइन शी एडमिटेड हर इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉड। जब उसने मान ही लिया तो रिटर्न में लिखेंगे, इसको पढ़ के सुनाएंगे, साइंड बाय मिस स्मृति। इसको देने की जरूरत नहीं, इसने मान लिया, नहीं मानती तो इसको भी देते कॉपी अगर ये रिक्वेस्ट करती तो। Modern Furniture Limited is in expansion mode. Recently it has established the branches and showroom in 25 different cities of India। बहुत बढ़िया। 9 दिसंबर 22 को ये बोरो मनी करना चाहता है, कौन, बीओडी। तो बीओडी की औकात कितनी है, 180 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपी अकाउंट, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें एक्सक्लूड कर दो जो ऑलरेडी आपने मनी बोरो कर रखी है, अपार्ट फ्रॉम टेम्पररी लोन। और टेम्पररी लोन में भी किसको एक्सक्लूड करना है, मतलब वो इंक्लूड हो जाएंगे, वो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर वाला जो है। तो देखो ये पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, एसपी अकाउंट, ये तो जुड़ेगा पैसा। इसमें से ये दोनों क्या हो जाएंगे, लेस। फिर अनसिक्योर्ड लोन में टेम्पररी लोन 30 लाख का है, 13 लाख रेज्ड फॉर पर्पज ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, ये तो ऐड होगा। 8 लाख रीपेबल ऑन डिमांड, ये लेस हो जाएगा। रिमेनिंग 9 लाख 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, वैसे इनको मंथली इंस्टॉलमेंट लिखना चाहिए था पर वो लेस देन 6 मंथ्स है। तो मतलब इतने में से 30 में से कितना आएगा, 17 लाख और लाएगा। ये कौन सा डेटा दिया भाई, ये गलत है। ये इधर करोड़ में ना, देखो आप इसकी टोटल बनाओ क्या बैठ रही है, 50,000 प्लस 1,16,000। लाख में देता तो फिर भी थोड़ा जाने का चांस हो सकता था, प्लस 32,000, तो ये हो गए 148,000 करोड़। अब इसमें से लेस कर दो ये 98,500, 33,200, 98,33, 131,700। वो 17 लाख कम बाद में कर देंगे, कितने बचे, 16,300 करोड़, ये बचे। ये तो कोई डेटा ही नहीं आ रहा, ये गलत है, एमसीक्यू के ऑप्शन ही गलत है। सितंबर 2020 में मिस्टर पुरुषोत्तम साहा विजिटेड अटलांटा, कितना खर्च किया,
250। देखो LRS स्कीम क्या कहता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल $250 खर्च कर सकता है 1 फाइनेंशियल ईयर में, कोई RBI की अप्रूवल नहीं चाहिए। 50 है क्या गया, 50 बेटे को भेज दिए 1 लाख, बस ईयर ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर वर्ड है। 75,000 अपने बेटे को और भेजा फरवरी 21 में, 1,75,000। अब ये अगस्त 21 का डेटा है, तो अगस्त 21 वाला इसमें काउंट नहीं होगा, तो मतलब टोटल कितना है 175, कोई RBI की अप्रूवल नहीं चाहिए। कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। W Limited made the following compliance for the June 22 quarter as required by Regulation 2015. It submitted unaudited quarterly financial statement to the RSE 31st July 22. Submitted quarterly compliance report on corporate governance 10 July। ठीक है, लास्ट डेट इसकी निकल गई, तो अब आपको बताना है अनऑडिटेड फॉर्म में कब तक, 15 दिन और ऐड कर दो, तो 31 जुलाई प्लस 15 डेज, ये अनऑडिटेड फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। Abhilash Benjamin and Mr. Chandan are partners in a partnership firm named Messrs. Abinchan Agro Products and Company. An agreement in writing was reached among the partners to refer any business dispute among them to arbitrator. In spite of this written agreement, Mr. Benjamin files a suit against Mr. Abhilash। नहीं कर सकता, ऑस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन। एक बार आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बन गया तो अकेला कोई भी बंदा केस फाइल नहीं कर सकता, सभी की कंसेंट होनी चाहिए। ऑस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन देखो, ऑस्टेड। Alexander Philip, a foreign citizen, has made donation in kind to his non-resident Indian for their personal use. When shall such donation in kind be excluded from the definition of foreign contribution? वो तो 1 लाख तक हो, 1 लाख तक वाली डोनेशन काउंट नहीं होगी। ये मतलब उसकी वैल्यू, अमाउंट की, गिफ्ट की, आर्टिकल जो भी है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव। Miss Srinath, Miss Smriti and Mr. Infar are directors of Proteas Sports Limited PSL, which is renowned brand। राहुल MD है, इरफान WTD है, ये नॉर्मल रह गया मिस्टर श्रीनाथ, और मिस्टर इरफान इज होल टाइम डायरेक्टर हुज 4 years ऑफ टेन्योर इज स्टिल देयर, मतलब 5 के लिए अपॉइंट होता है, 4 बचे, ये तो 202 का लग रहा है। Annual average remuneration of Mr. Rahul, Srinath, Smriti and Irfan 84, 21, 18 and 48 lakh। ठीक है, अब PSL एक्वायर्ड कर लिया किसने, एक दूसरी कंपनी ने। राहुल का लॉस्ट ऑफ ऑफिस हो गया पर MD के भैया पे अपॉइंट कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। राहुल था क्या यहाँ पर, अच्छा राहुल MD है और इरफान, तो मतलब ये दोनों फालतू डायरेक्टर हो गए, इनको कुछ नहीं मिलेगा। 202 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कंपनसेशन फॉर लॉस्ट ऑफ ऑफिस किसको मिलेगा, MD WTD मैनेजर, ये कुछ भी नहीं है। राहुल को पोस्ट मिल गई तो इसे भी कुछ नहीं मिलना, बचा इरफान। अब इरफान की रेमुनरेशन कहते हैं इसमें कितनी है, सबसे एंड वाली 48 लाख। सिंपल क्वेश्चन बन गया है, तो 48 लाख एवरेज इसने निकालने के लिए एवरेज दी नहीं, मल्टीप्लाई बाय 3, 4 की नहीं मिलेगी क्योंकि रिमाइंडर टर्म वर्सेस 3 years विच एवर इज लेस, तो लेस ये इसको क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन। सिंपल। मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड इज डीलिंग इन डिजाइनर ऑफिस एंड हाउस होल्ड फर्नीचर। ठीक है ठीक है ठीक है, ये डिविडेंड 400% की रेट पर दे रही है। पब्लिक इश्यू ला रही है, शेयर कैपिटल वाज इंक्रीज 3 times फ्रॉम 12 करोड़ टू 36 करोड़। ओके, दो डेटा ध्यान रखो, 12 करोड़ टू 36 करोड़, मतलब ध्यान तो ये रखना है और ये रखना है। 7680 मेंबर्स है, ठीक है, और 36 करोड़ की आपकी क्या है, कैपिटल है, बहुत बढ़िया बात है। कंपनी ने डिविडेंड की रेट को कम कर दिया, बिल्कुल कर सकते हैं, डिविडेंड देना ही जरूरी नहीं है। थॉमस वेडन कहते हैं इसमें विजे वर्सेस कुट्टा नट रॉबर्ट्स लिमिटेड वाला केस जो था, इक्विटी शेयर्स है। अब 84 नंबर्स
वाले बंदे होल्डिंग अराउंड 6% ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल अप्रोच्ड यू, 6% है 84, तो अपनी एप्लीकेशन कौन देता है 241 की, जो डेटा 244 वाला पूरा करते हैं, या तो मिनिमम 100% हो, 100 मेंबर्स हो, या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स विच एवरेज लेस, तो 1/10 7680 का 768 होता है, तो वो डेटा नहीं है, 100 है नहीं, या फिर आपके पास वो 1/10 ऑफ इश्यूड कैपिटल होना चाहिए, वो भी नहीं है, 6% ही है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट कर सकते हैं? नहीं। क्या लोअर रेट ऑफ डिविडेंड ऑपरेशन है? अगेन नो। क्या कोई फॉरम में जाए इनकी ग्रीवेंसेस रिड्रेस कर सकते हैं? वो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे दो अगर आप ये डेटा पूरा नहीं कर रहे तो। ट्रिब्यूनल को डेटा दे सकते हैं, इन्होंने लिखा नहीं सॉल्यूशन में, वो रिड्रेस कर सकती है। डॉक्टर किशोर कृष्णन हैज ऑप्टेड टू जॉइन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रोजमरी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड which manufacture various kinds of medicines under the brand name Rose, ठीक है। As an independent director, Dr. Krishnan is of the view that he needs to be paid amount 10,000 more than sitting fees is being paid to the directors। नहीं, देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बाकी डायरेक्टर से कम फीस दी जा रही थी, तो 197 क्लॉज 5 कहता है उसको उसके बराबर तो मिलनी चाहिए, ज्यादा की डिमांड नहीं, और 1 लाख से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगी। तो डिमांड नहीं कर सकता। मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है डीलिंग इन फर्नीचर विद एक्सपर्टाइज इन स्पेस सेविंग, ठीक है। बोर्ड मीटिंग होने वाली है 9 Jan 23। अब आपको बताना है, कहते हैं इसमें कट ऑफ डेट क्या होगी इन चीजों की। ओके, आने दो। कंसिडर क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट, ये तो 5 क्लियर डेज बिफोर बोर्ड मीटिंग। प्रपोजल फॉर बायबैक 2 क्लियर डेज। फाइनेंशियल मैटर जितने भी हो 2 में आएंगे। चेंज इन इंटरेस्ट रेट 11 क्लियर डेज। कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज ये 11 आना नहीं, हाँ ये भी 11 ही है। अभी एक बार मैं और क्रॉस कंफर्म कर दूंगा, इसमें डेटा बहुत है। रिकंसिडरेशन रिडम्पशन फ्रॉम डेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी यही लग रहा है, ये 11 है। एक बार आंसर मैंने ऐड ही कर ही रखा है। 5 क्लियर डेज, ये फाइनेंशियल रिजल्ट ये तो सही हो गई। 2 डेज बाय बैक, ये भी सही बताया आपको। फर्दर फंड रेजिंग इंडिकेटिंग टाइप, ये तो सब 2 डेज के चल रहा है। 11 वर्किंग डेज बिफोर ऑल्ट्रेशन कर रहे हो वो आ जाएगा। इसमें कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज है क्या? अच्छा ठीक है, ये 2 डेज में जाएगा। इशू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ये बोनस सिक्योरिटी है नहीं, मतलब ये चला जाएगा कन्वर्जन वाला 2 डेज में। ये 2 है और ये वापस 11 आ जाएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देखो रिडम्पशन अमाउंट, इसकी अगर आप डेट चेंज कर रहे हो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, डेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बॉन्ड चेंज कर रहे हो, तो 11 वर्किंग डेज बिफोर मीटिंग। तो मतलब देखो डेज क्या बने, 5 to 11 to 11, ओके 2/11 2/11 तो ही क्या, और ऊपर 5 है। और आपने डेट ऑफ मीटिंग क्या लिए 9 Jan। देखो डेट ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस ये दोनों काउंट नहीं होंगे, डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ मीटिंग। तो सबसे पहला 9 तो काउंट होगी नहीं। अब अपने को करना है लेस। 9 Jan 23 ये बोर्ड मीटिंग की डेट है, ठीक है। तो इसको काउंट मत करो, बीच में 5 डेज होने चाहिए,
और जिस दिन इंटीमेशन दोगे वो काउंट नहीं होगा, मतलब -6 डेज कर दो 9 से, ये तो सही है। फिर ये 11 डेज का फॉर्मूला था, नहीं 2 डेज प्रपोजल फॉर बायबैक कोई सेंस ही नहीं है। 5 और ये 4, ये कैसे आंसर हुआ, गलत है भाई। आप सब में देखो कुल मिला के क्लियर डेज है, एटलीस्ट 2 क्लियर वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन। ओहो, क्लियर डेज लाया है ना, वर्किंग डेज। अब 9 Jan 23, इसमें वो वर्किंग डे कौन से ये भी पता करने पड़ेंगे। अरे यार 9 Jan 23, अभी तो क्या चल रही है देखो, मार्च 19 मार्च, 19 - 7 12 - 7 5 मार्च का संडे था। फैब थी 28, फिर 26 19 12 5। ये कैलकुलेशन देख लेना, वर्किंग डेज वर्ड मेरे से स्कैप हो गया था, क्योंकि इसमें एक सीधा क्लियर डेज है, यहाँ पर वर्ड क्या है, वर्किंग डेज। तो वर्किंग डेज के यहाँ पे डेट और पीछे चली जाएगी, इसमें भी वर्किंग डेज है। तो वर्किंग डेज में जो छुट्टी के दिन आएंगे वो लेस हो जाएंगे, नहीं तो फिर ये डेट कहते हैं इसमें आपकी क्या आती है, 6। हाँ तो फिर तो सही है ये सब। ये वो वर्किंग डेज के इश्यू की वजह, मतलब देखो कितना भारी क्वेश्चन बनाया। पहले तो डेज याद नहीं होते, फिर ऊपर से इन्होंने वर्किंग डेज और कैलकुलेट कहते हैं इसमें करवाए। छुट्टियां होंगी वो, अब देखो आप कैलेंडर देख लेना उसके अकॉर्डिंग। आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड्स एज द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। ओहो ये कह रहा ओसी और एफसी के राइट में आपने डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया। अरे तो ओसी और एफसी की रैंकिंग अलग अलग है, एफसी पहले आता है सेक्शन 53 आईबीसी और ओसी बाद में आता है। कोई वायलेशन नहीं आर्टिकल 43 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कुछ भी बना दिया। ग्रैंडफादर ऑफ मिस्टर नरेंद्र कमल वाज फार्मर इन अनडिवाइडेड इंडिया एंड ओन लार्ज चंक ऑफ लैंड। ओके, ड्यू टू partition his grandfather along other family member evacuated from west Punjab, hence got a piece of agricultural land। ठीक है, मिल गया, बढ़िया बात है। Such land was inherited by Mr. सौरभ कमल, वरुण कमल, दोनों इंडिया में रहते हैं। इक्वल पोर्शन, टेस्टामेंट वो वसीयत के सेंस में आता है। मिस्टर नरेंद्र इज ओनली चाइल्ड ऑफ मिस्टर सौरभ। एट डेथ ऑफ मिस्टर सौरभ इन 2005 हिज will was executed and piece of land belonged to him transferred to Mr. नरेंद्र। ओके, मिस्टर नरेंद्र कहाँ चला गया, न्यूजीलैंड, वो केपीओ फॉर्म बना रहा है। मिस्टर नरेंद्र सरेंडर इंडियन सिटीजनशिप, मतलब बाहर का वो बन गया। ओके, चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर नरेंद्र इज ऑल्सो ग्रोन अप, हिज सन वांट टू एंटर इन फिल्म मेकिंग हैंस नीड फंड्स। नरेंद्र ने सोचा वो पिताजी वाली लैंड बेच देते हैं, बेच सकता है, बस वो आरबीआई की अप्रूवल के रूट से बेचकर पैसा ले जा, कोई दिक्कत नहीं। Mr. Vijay Sanjay Ajay are sons of Mr. Kulbhushan Yadav. Mr. Sanjay, who is professor, reside in India. Rest both the brothers settled in Appro. Okay. Sanjay Yadav on his 25th wedding anniversary is received a gift from his elder brothers, who is American national currently. Gift includes iPhone, old chain of their father, with which emotional memories of Mr. Sanjay attached. He immediately wear that chain. आईफोन इन इंडियन रुपीज वर्थ 1,10,000, 1 लाख से ऊपर चला गया तो मतलब आपको डिक्लेरेशन देनी। एफसीआरए में देखो 1 लाख तक अलाउड होता है, उसके ऊपर कहते हैं डिक्लेरेशन देनी है। While younger brother of Mr. Sanjay, who is British national and investment banker by profession, present him securities worth 2 lakh, ये भी देखो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। 80,000 वाली गोल्ड चेन नहीं होती, पर वो दोनों कंबाइंड है तो वो बन जाएगा। वो FC1 में इन्फॉर्म कर दे यार, क्या दिक्कत है, विद इन 30 डेज। तो इसको 80,000 जो था चेन वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब इन्होंने देखो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे काउंटिंग की है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, रंगा allegedly handed over a sum of 50 lakh to a public servant Mr. Billa Ranga Billa. An FIR was registered under IPC for criminal conspiracy. Later a case was registered by ED against Billa, उस ऑफिसर के अगेंस्ट में, including Ranga.
It may be decided between Ranga and Billa that Mr. Ranga will leave suitcase carrying money in the car parked in parking space even before Billa could project the sum of 50 lakh as untended money. CBI intervened and उसने कार ले ली। तो ये तो ऑफेंस कर रहे हैं, पीएमएलए का ऑफेंस है। देखो 3 और 4 के बिया पर आपको सजा तो मिलेगी। आईपीसी में ब्राइब तो वैसे भी ऑफेंस है, लेकिन वो ब्राइब के लिए प्रूफ होना चाहिए। हाँ, अगर पैसा कहते हैं इसमें कोई ब्राइब के इंटेंशन से नहीं था, केवल भरोसे के नाम पर दे रहे हैं, तो फिर कहते हैं बिल्ला ने कोई ऑफेंस नहीं किया। ब्राइब गिवर है, ये दोनों ही कहते हैं इसमें पीएमएलए में लायबल होंगे। मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड ऑफ इंडिया गोइंग टू साइन एन एग्रीमेंट विद द ग्रुप्पो मोल्टेनियन कंपनी ऑफ इटली फॉर development of contemporary designs of furniture. In the agreement, both parties willing to insert a clause on conciliation because they admit that conciliator provide amicable resolution to dispute. सही बात है। While writing such clause in said agreement, MFL is of opinion that single conciliator will be enough. But Italian को लग रहा है 2 होना चाहिए। Can conciliator be appointed in multiple and in even number by MFL? देखो आर्बिट्रेटर नॉर्मली इवन नंबर में नहीं होता है, कंसिलिएटर में ये लिखा हुआ है कि नॉट एक्सीडिंग 3, तो 1 2 3 तीनों ही हो सकते हैं। Who shall elect the conciliator in given case? दोनों पार्टीज मिलके कर लेंगे। How conciliator make decision in given case to reach out at amicable solution? दोनों पार्टीज को कहते हैं इसको कंसिलिएशन करवाना है, तो कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन में डिफरेंस क्या है? कंसिलिएशन में दोनों पार्टीज के साइड से कहते हैं इसमें थोड़ा सेटलमेंट होने का कहते हैं सेंस आता है, तो ये तो असिस्ट करता है। लास्ट लेते हैं, जेल पावर एलएलसीज फॉरेन कंपनी एज पर डेफिनेशन प्रोवाइडेड इन कंपनीज एक्ट कैरिंग बिजनेस इन इंडिया। ओके। While registrar is of opinion that ZPL, apart from observing the provision prescribed for foreign companies, ZPL also need to observe other provisions of Companies Act. देखो अदर प्रोविजंस तो तभी लगेंगे जब किसी इंडियन पार्टी के पास मोर देन हाफ का कनेक्शन आ जाए। ZPL एग्रीड नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर्स देखो कितने हैं, 6 मिलियन, फेस वैल्यू ऑफ 5 विद 2 पेड अप, मतलब 12 मिलियन। ओके। प्रेफरेंस स्टॉक हो गए 12 मिलियन। डेप्ट फंड ये आउट ऑफ विच मिस त्रिशी इंडियन सिटीजन के पास है 29 32 780 ऑर्डिनरी शेयर्स। ओके। नीरव, इनके देखो जुड़ जाएंगे, कंपनी और इंडियन सिटीजन। सॉल्यूशन क्या ला रहा है, जोड़ के कितना बना, whose paid up value is pound 6.45 million since out of paid up capital of 24। तो मोर देन हाफ हो गए ना कुल मिला के, क्योंकि इंडियन सिटीजन और कॉरपोरेशन का मिलाकर ये डेटा हो गया। हाँ तो सही है। वो सेक्शन 379 में शुरुआत में कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है अगर इंडियन सिटीजन और कॉरपोरेशन को मिलाकर 50% और मोर हो जाता है फॉरेन कंपनी जो 242 वाली है, तो वो एक तरह से इंडियन कंपनी मानते हुए इंडियन कंपनी के प्रोविजंस लगेंगे। क्लास थोड़ी लेंदी हो गई फेमा के प्रोविजन की वजह से, फेमा है ही ऐसा, बाकी ऐसा कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। फाइनल लेवल हो, थोड़ा रिचार्ज कहते हैं इसमें हो जाओ, एनर्जाइज हो जाओ, पेपर बढ़िया दो, आगे सीधा सीए का प्रीफिक्स लग जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।